देखिए, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 सेक्शन 10 तक देख लिया था, गुरुतर लैंगिक हमला, इसका दंड भी जो है हमने देख लिया था। अब देखेंगे सेक्शन जो है 11 लैंगिक उत्पीड़न। लैंगिक उत्पीड़न सेक्शन जो है आपका 11। एक मिनट, लैंगिक उत्पीड़न को देखेंगे। सेक्शन 11 में जो है लैंगिक उत्पीड़न को बताया गया। आपको याद रखना है कौन से अपराध कहाँ, इसमें याद करना जो है जरूरी है। सेक्शन 3 में क्या है, सेक्शन 4 में दंड है उसका, 5 में क्या है, 6 में क्या है, 7 में दंड है, 8 में क्या है। इस तरीके से आपको जो है सारे सेक्शन जो है इसमें याद रखने हैं। तो सेक्शन 11 है लैंगिक उत्पीड़न। सेक्शन 11 लैंगिक उत्पीड़न। उत्पीड़न मतलब शोषण करना, लैंगिक उत्पीड़न। तो लैंगिक उत्पीड़न में क्या क्या शामिल है ये आपको पता होना चाहिए। शोषण करना किसी बालक का लैंगिक तरीके से, किस तरीके से, इसमें क्या क्या शामिल है। इसमें ये कहता है शब्दों के द्वारा, ध्वनि के द्वारा, या अंग विक्षेप या वस्तु या शरीर का कोई भाग दिखा करके बालक को क्या किया जा सकता है, उसका लैंगिक उत्पीड़न किया जा सकता है। किन किन तरीकों से किया जा सकता है, शब्दों के द्वारा किया जा सकता है, कोई ऐसे अश्लील शब्द वगैरह बोल के, ठीक है, शब्दों के द्वारा किया जा सकता है। और कैसे किया जा सकता है, ध्वनि के माध्यम से किया जा सकता है, अश्लील ध्वनि। इसके अलावा कैसे किया जा सकता है, कोई अंग विक्षेप, अंग दिखा करके, अंग विक्षेप, अंग विक्षेप के द्वारा किया जा सकता है। और कैसे किया जा सकता है भाई, किसी वस्तु या शरीर का कोई भाग दिखा, वस्तु, किसी वस्तु के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, लैंगिक उत्पीड़न का मतलब होता है शोषण करना, बालकों का लैंगिक तरीके से शोषण करना। ये किस तरीके से कर सकते हो, शब्दों के द्वारा, ध्वनि के द्वारा, अंग विक्षेप के द्वारा, या वस्तु के द्वारा, या शरीर का कोई जो है, अंग विक्षेप मतलब उनका अंग भंग करने से मतलब होता है, और या शरीर का कोई भाग दिखाने से, या शरीर का भाग, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है शरीर का भाग दिखा करके। ठीक है, इस तरीके से क्या किया जा सकता है, लैंगिक उत्पीड़न किया जा सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, शब्दों के द्वारा, ध्वनि के द्वारा, अंग विक्षेप के द्वारा, वस्तु के द्वारा, या शरीर का कोई भाग दिखा करके किसी बालक का जो है लैंगिक उत्पीड़न किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें कुछ दायित्व भी बताए गए हैं मीडिया वगैरह वालों के। ठीक है, मीडिया में किसी वस्तु को दिखाकर भी किया जा सकता है, मीडिया में धमकी देकर कि भाई, देखिए लैंगिक उत्पीड़न कई तरीके से किया जा सकता है कि मान लीजिए किसी की तस्वीर ले ली, जैसे नॉर्मल होता है ना वैसे ही बालकों की, उसमें आप धमकी देते हो कि ये जो है हम पोस्ट कर देंगे, इस तरीके से। तो मीडिया में किसी वस्तु को दिखाना, मीडिया में किसी वस्तु को दिखाना, तो इस प्रकार से भी जो है लैंगिक शोषण किया जा सकता है। इसके अलावा सीधे या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पीछा करना, सीधा लिख देते हैं पीछा करना, पीछा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, सीधे कर सकते हो पीछा, सीधे कर सकते हो, या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, नॉर्मल जैसा होता है वैसा ही है, पीछा करना मतलब उसको फॉलो करना, पीछा करना, डायरेक्ट उसका पीछा करते हो या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करते हो, फेसबुक वगैरह जो अकाउंट होते हैं उनके माध्यम से फॉलो करते रहते हो उसको, उसके उस पर निगरानी रखते हो एक तरीके से। तो ये सब चीजें जो है लैंगिक उत्पीड़न की श्रेणी में आती हैं। ठीक है, इसके अलावा वास्तविक या गढ़े गए चित्रण या मीडिया के माध्यम से धमकी देना, तो वास्तविक रूप से या मीडिया के द्वारा गढ़े गए माध्यम से, सीधा लिख देते हैं धमकी देना। इस प्रकार से भी जो है लैंगिक उत्पीड़न किया जा सकता है। शोषण है, उत्पीड़न का मतलब है शोषण है, और शोषण किसी भी तरीके से किया जा सकता है, भय दिखाकर, वही सारी चीजें तो आई हैं, भय दिखाकर, डराकर, धमकाकर, तो ये सारी चीजों से जो है क्या किया जा सकता है, लैंगिक उत्पीड़न किया जा सकता है। इसके अलावा प्रलोभन देकर, कोई प्रलोभन दे दिया कि ऐसा करो फिर हम ऐसा काम करवा देंगे तुम्हारा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी जो क्या किया जा सकता है, इस प्रकार से भी जो है लैंगिक उत्पीड़न का कार्य कराया जा सकता है। ठीक है,
तो लैंगिक उत्पीड़न में ये सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे नॉर्मल उत्पीड़न होता है वही उत्पीड़न यहाँ भी है, उसी तरीके से यहाँ भी जो है परिभाषित किया गया है। अब आपको जैसे पता है कि लैंगिक उत्पीड़न धारा 11 में है, तो इसका दंड कहाँ हुआ? स्वाभाविक सी बात है, इसका दंड जो है सेक्शन 12 में। इस एक्ट में यही है कि जो पहले अपराध बताया उसके बाद हाल की हाल जो है उसका अगले सेक्शन में ही जो है उसका दंड बताया गया, क्योंकि चूंकि उत्पीड़न हो रहा है ना, तो इसमें सजा कितनी होगी? स्वाभाविक सी बात है, इसमें सोची सजा जो है थोड़ी सजा जो है कम होगी। तो दोनों में से किसी बांधे कारावास जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा, सीधा लिख देते हैं 3 वर्ष तक का कारावास। ठीक है, तो 3 वर्ष तक किसी भी भांति का हो सकता है, कठोर भी हो सकता है, सादा भी हो सकता है। कारावास कठोर और सादा दोनों में से किसी भी प्रकार का हो सकता है, जो 3 वर्ष तक का हो सकता है। काय के लिए? लैंगिक उत्पीड़न के लिए। बाकी अपराधों के लिए जो है आपने देखा था, पढ़ा था कि सजा थोड़ी जो है ज्यादा थी, लेकिन इसमें सजा कम है क्योंकि केवल उत्पीड़न है। ठीक है, उत्पीड़न मतलब शोषण करना, मानसिक तनाव देना। ठीक है, अब देखिए 13 क्या है? अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग, सेक्शन 13। 13 है अश्लील प्रयोजन, सीधा बस इतना ही लिखेंगे। ठीक है, तो अश्लील प्रयोजन के लिए बालकों का अगर कोई व्यक्ति इस्तेमाल करता है तो उसको जो है धारा 13 में बताया गया और 14 में जो है उसका दंड बताया गया है। तो अश्लील प्रयोजन का मतलब है किसी भी माध्यम से, कोई भी माध्यम हो सकता है, कोई भी तरीका हो सकता है, किसी भी माध्यम से। 2 या 3 चीजें इसमें बताई गई हैं, किसी भी माध्यम से। पहला क्या? पहला कहता है जननेंद्रियों का प्रदर्शन, का प्रदर्शन किसी भी माध्यम से हो सकता है। ठीक है, जनेंद्रियों का प्रदर्शन बालक के इस तरीके से किया जाता है, या वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों का प्रयोग, वास्तविक या नकली, दोनों तरीके से, वास्तविक भी हो सकता है और नकली भी हो सकता है, लैंगिक कार्यों में प्रयोग, लैंगिक कार्यों में प्रयोग। ये 3 चीजें इसमें आपको याद रखनी। जनेंद्रियों का प्रदर्शन, वास्तविक या नकली लैंगिक कार्य में प्रयोग करना बालक का, या अशोभनीय या अश्लीलतापूर्ण प्रदर्शन, तीसरा है अशोभनीय, अशोभनीय या अश्लीलतापूर्ण प्रदर्शन। ठीक है, ये 3 चीजों से अगर किया जाता है तो इसको अश्लील प्रयोजनों में बालकों का इस्तेमाल करना कहते हैं। बालकों का कोई जनेंद्रियों का प्रदर्शन करना, वास्तविक या नकली लैंगिक कार्य में प्रयोग करना, चाहे वास्तविक हो चाहे नकली हो, है ना, एक्टिंग करते हैं वो भी हो सकता है, या अशोभनीय या अश्लीलतापूर्ण कोई प्रदर्शन किया जाता है, तो ये सब जो है कहा जाता है कि अश्लील प्रयोजनों के लिए जो है बालकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। चाहे असली रूप में करो चाहे एक्टिंग के रूप में करो, तो भी वो जो माना जाएगा कि बालकों का जो प्रयोग है अश्लील रूप से किया जा रहा है। अब इसमें सजा की बात की जाए तो सेक्शन 14 है इसका। सेक्शन 14 में जो है इसके लिए सजा की बात की गई कि कितनी सजा जो है इसमें होगी। तो इसमें 2 प्रकार की सजा है, मतलब प्रथम अपराध में और द्वितीय अपराध में। तो अगर कोई व्यक्ति प्रथम बार अपराध, इसमें डबल सजा है, याद रखना, अभी इसको पहले समझ लीजिए। सेक्शन 14 में जो है डबल सजा है। कैसी डबल सजा है? डबल सजा प्रथम द्वितीय तो है ही, उसके अलावा भी है, देखिए कैसे। इसमें 5 वर्ष से कम नहीं होगी और जुर्माना। प्रथम बार अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो 5 वर्ष से लेकर कितनी सजा है इसमें? 5 वर्ष से कम नहीं होगी। मतलब ये कम से कम लिखा है कि न्यूनतम 5 वर्ष होगी, अधिकतम नहीं बताया। न्यूनतम जरूर बताया कि 5 वर्ष से कम नहीं होगी, 5 वर्ष से कम नहीं होगी। मतलब न्यूनतम सजा बता रहे हैं कि 5 वर्ष तो होगी ही होगी, और अधिकतम कितनी होगी ये कोई खुलासा नहीं किया गया। अधिकतम कितनी भी हो सकती, जब नहीं बताया इसका मतलब कितनी भी हो सकती। तो प्रथम बार अगर कोई व्यक्ति बालकों का अश्लील रूप से प्रयोजन करता है, इस्तेमाल करता है, प्रयोजन का मतलब है इस्तेमाल करना, है ना, तो ऐसे व्यक्तियों को प्रथम बार अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनको 5 वर्ष से कम की सजा नहीं होगी। न्यूनतम सजा ही 5 वर्ष से, अधिकतम कितनी भी हो सकती है, अधिकतम अपराध के हिसाब से एक्स्ट्रा होगी। दूसरा ये कि अगर दोबारा पकड़ा जाता है
यही अपराध में दोबारा पकड़ा जाता है, पहले सजा खा लिए थे उसके बाद फिर पकड़े जाते हैं तो दोबारा 7 वर्ष से कम नहीं होगी, 7 वर्ष से कम नहीं होगी। दोबारा करता है तो 7 वर्ष तक की उसको सजा हो सकती है। प्रथम बार में 5 वर्ष से कम नहीं होगी, दूसरी बार में 7 वर्ष से कम नहीं होगी। अब आप कहोगे कि दो सजाएं एक साथ कैसे होंगी? देखिए इसमें इसमें एक चीज और याद रखना है इसी में स्टार लगा के रख सकते हो याद, कि मान लीजिए इस धारा के अतिरिक्त, मतलब ये धारा के अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त सीधा लिख देता हूं, इसके अतिरिक्त, मतलब ये सजा तो है ही, इसके अतिरिक्त भी अगर कोई व्यक्ति धारा 4, 6, 8 और 10, कौन कौन सी है सेक्शन, क्योंकि पनिशमेंट वाले सेक्शन लिए जाते हैं ना, तो धारा 4 के अधीन कोई अपराध करता है ना, धारा 4 के अधीन काय का अपराध था, किस कौन से किस जो है अपराध का सजा थी, प्रवेशन लैंगिक हमले की सजा है धारा 4 में, ठीक है। तो धारा 4, धारा 6 सीधा लिख देते हैं, धारा 6 में किसकी सजा थी, धारा 6 में गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए सजा थी, ठीक है। तो धारा 6, धारा 8, धारा 8, धारा 8 में किस चीज की सजा थी, धारा 8 में जो है आपकी लैंगिक हमले के लिए सजा थी, 7 में लैंगिक हमले को पदवासित किया था और 8 में जो है उसकी सजा थी। इसके अलावा धारा 10, धारा 10, तो धारा 10 में किस चीज की सजा थी, धारा 10 में गुरुतर लैंगिक हमले के लिए दंड था, लैंगिक हमले गुरुतर लैंगिक हमला 9 में परिभाषित है और उसका दंड है 10 में, तो धारा 10 के अधीन भी दंडनीय होगा, के अधीन भी दंडनीय होगा। तो हो गई डबल सजा, ठीक होगा। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब सीधा सीधा है कि अगर कोई व्यक्ति अश्लील प्रयोजन में बालकों का इस्तेमाल करता है, यानी कि ये 3 प्रकार के काम, जनेंद्रियों का प्रदर्शन, वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों में प्रयोग बालकों का करना, इसके अलावा अशोभनीय या अश्लीलतापूर्ण कोई प्रदर्शन करना, इसके लिए तो वो हो गई सजा का हकदार, चाहे प्रथम बार किया जाए तो 5 वर्ष तक का न्यूनतम सजा होगी। इसके अलावा अगर उसका मूल अपराध मान लीजिए धारा 3 के अधीन आ रहा है, 3 में परिभाषित कोई अपराध है तो उसके लिए 4 में सजा है, तो वो सेक्शन 4 के अधीन भी दंडनीय होगा। अगर 5 में परिभाषित कोई अपराध के अधीन आ रहा है तो 6 के अधीन भी उसको दंडित किया जाएगा। अगर 7 में परिभाषित कोई अपराध है तो धारा 8 के अधीन भी उसे दंडित किया जाएगा। अगर 9 में परिभाषित कोई अपराध है तो धारा 10 के अधीन भी उसे दंडित किया जाएगा। मतलब इसके अलावा भी अगर अपराध दूसरे अपराध में आ रहा, स्वाभाविक सी बात है आएगा ही आएगा। तो जैसे ही आएगा किसी इनमें से किसी भी कैटेगरी में आ रहा हो, धारा 4 के अधीन, धारा 6 के अधीन, धारा 8 के अधीन, धारा 10 के अधीन, तो इन सेक्शनों में जो सजा है वो भी सजा उसको होगी, ये तो होगी ही होगी प्लस वो भी होगी, तो इसमें डबल सजा का प्रोविजन है। याद रखना इस चीज को, इंपॉर्टेंट है ये कि सेक्शन 14 जो है डबल सजा का प्रोविजन करती है। एक तो वो अपराध है जो इसके इसके अधीन आ रहे हैं और दूसरे वो अपराध है जो मूल जो धाराएं दी गई हैं उनके अधीन आने वाले अपराध अगर बनते हैं तो उनके अधीन भी उसे दंडित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त है, यानी ये सजा तो है, इसके अतिरिक्त ये सजा भी उसको होगी। ठीक, अब सेक्शन 15 देखिए। अब सेक्शन 15 है अश्लील सामग्री, और अश्लील सामग्री भी कैसी है, बालकों का प्रयोग करने वाली, बालकों का जिसमें शामिल किया गया है, तो सीधा लिखेंगे अश्लील सामग्री, सेक्शन 14-15। चूंकि बालक ही पढ़ रहे हैं तो लिखने की आवश्यकता नहीं कि बालकों से संबंधित अश्लील सामग्री। मतलब अश्लील सामग्री कैसी है, अश्लील सामग्री ऐसी है जिसमें बालकों का प्रयोग किया गया है, ऐसी सामग्री को यहाँ अश्लील सामग्री कहा गया है। तो अश्लील सामग्री इसमें कह रहा है, अश्लील सामग्री अगर कोई है जिसमें बालकों का इस्तेमाल किया गया है, कोई अश्लील सामग्री हो और जिसमें बालकों का इस्तेमाल किया गया किसी भी तरीके से, है ना, बालकों का इस्तेमाल किया गया, उनसे काम करवाया गया, ये सारी उनके फोटो वगैरह खींचे गए अश्लील तरीके से, तो ये सब अश्लील सामग्री कहलाएगी और उसमें बालकों का इस्तेमाल किया गया है। तो अगर कोई ऐसा सामग्री को कोई व्यक्ति अपने पास भंडार करके रखता है या मिटाने का काम करता है या नष्ट करने का आदेश पालन करने में असफल रहा, सॉरी ये कह रहा है कोई व्यक्ति जो उसको भंडार करके स्टोर करके रखता है, कुल मिला के आपके पास पाई जाती है, मान लो ऐसी कोई सामग्री है जिसमें जो है अश्लील सामग्री और उसमें बच्चों का प्रयोग किया गया है, बालकों का प्रयोग किया गया है, और वो सामग्री अगर आपके पास पाई जाती है
तो आप इस धारा के अधीन दोषी होंगे। या मान लीजिए आपको नष्ट करने का आदेश दिया था और आपने उसको नष्ट नहीं किया और अपने पास धारण कर लिया, या उसको आप रखे रहे, या कह लीजिए कि नष्ट करने में आप असफल रहे, तो माना जाएगा कि आपने धारा 15 के अधीन जो है अपराध किया है। तो इसमें सजा दे रखी है। इसमें भी दो प्रकार की सजाएं हैं। इसमें केवल जुर्माने की बात है, क्योंकि केवल आपने स्टोर करके रखा है, कोई आपने बालकों के खिलाफ कोई अपराध नहीं किया, केवल वो सामग्री जो आपके पास जो है अश्लील रूप से थी, जिसमें बालकों का इस्तेमाल किया गया, कह लो अश्लील साहित्य, कह लो एक तरीके से अश्लील साहित्य किसी भी प्रकार का, फोटो वगैरह सब आ जाएंगे उसमें, ठीक है। तो ये इस प्रकार का अगर आप सामान रखे हुए हो या फिर आपको नष्ट करने का आदेश दिया तो और आपने रख लिया, तो इसमें केवल और केवल जुर्माना है। ध्यान में रखना, धारा 15 में जो है केवल जुर्माना है। दो प्रकार के जुर्माने, प्रथम और द्वितीय दोष सिद्धि पर। तो प्रथम दोष सिद्धि पर जो है 5,000 रुपए तक का जुर्माना है और द्वितीय दोष सिद्धि पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना। प्रथम में कितना है? 5,000। 5,000 का जुर्माना, और अगर वही अपराध दोबारा करते हो तो 10,000 रुपए का इसमें जुर्माना है। केवल और केवल इसमें जुर्माना है, इसमें कोई सजा नहीं दी गई है। याद रखना, ये जुर्माना ही है। सेक्शन 15 में केवल जुर्माना है। अश्लील सामग्री का स्टोरेज करके रखने वाले को केवल जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब देखिए आगे, इसमें इसी सेक्शन में आगे कि पारेषण या प्रदर्शन या प्रचार या वितरण या साक्ष्य में इस्तेमाल करता है। अब एक चीज और याद रखिएगा कि पारेषण या प्रदर्शन मतलब, यहां तक तो ठीक है कि आप अपने पास रखे थे तो जुर्माने की बात हो गई। पारेषण का मतलब होता है भेजना, आपने आपके पास थी, आपने अपने दोस्तों को शेयर कर दी, ठीक है, तो वो पारेषण हो गया। किसी भी माध्यम से हो सकता है पारेषण। या प्रदर्शन करते हैं, दिखाते हैं दूसरों को, अपने मोबाइल में रखे दिखा रहे हैं कि देखो ये आया है नया वीडियो, इस तरीके का काम करते हैं जो उदाहरण के लिए। तो किसी भी प्रकार से आप उसका पारेषण करते हैं या दूसरों को दिखाते हैं, प्रदर्शन करते हैं या वितरण करते हैं, देते हैं कि भाई लो, तुम भी लो, हमारे पास आया एक नया वीडियो, जो तुम भी लो, तो इस तरीके का काम करते हैं। या एक बात और ध्यान में रखिए, ये तो सिंपल सी बात होगी, समझ में आ गई कि भाई कोई व्यक्ति उसका प्रदर्शन करता है, पारेषण करता है, दूसरों को दिखाता है, ठीक है, तो वहां भी सजा होगी ना, वहां उसके लिए थोड़ी सी सजा बढ़ जाएगी। तो वहां कारावास भी जुड़ जाएगा। अगर आप किसी को देखिए स्टोर करके रखें तब तो केवल जुर्माना है, लेकिन अगर आप किसी को दिखा रहे हो, किसी के पास भेज रहे हो, है ना, प्रचार कर रहे हो उसका, तो फिर उसमें सजा भी बढ़ जाएगी। एक चीज और इसमें है कि मान लीजिए आप उस सामग्री का, कैसी, जो अश्लील है, जो बालकों से संबंधित है, अगर उसका एविडेंस में इस्तेमाल करते हो तो भी आप इस धारा के अधीन दंडनीय होगे, ठीक है। अब आप कहोगे ये कौन सी बात हो गई, पहले तो सजा देखें। देखिए इसमें सजा, अगर आप उसका पारेषण वगैरह करते हो, पारेषण, प्रदर्शन या साक्ष्य में इस्तेमाल करते हो, 3 शब्द लिख दिए हमने, तो इसमें 3 वर्ष तक का कारावास की सजा भी जुड़ जाएगी। 3 वर्ष तक का कारावास, ऐसे व्यक्तियों को जो है 3 वर्ष तक के जो है कारावास से जो है, या जुर्माने से, या में है तो 3 वर्ष तक का कारावास या फिर जो जुर्माना या जुर्माने से भी जो है दंडित किया जा सकता है। अब आप कहोगे ये क्या हो रहा है कि साक्ष्य में इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये बात समझ में नहीं आई। इसका मतलब है कि आप किसी बालक को फंसाने के लिए, मान लीजिए, या मान लीजिए आपको लगा कि कोई बालक जो है अश्लील प्रयोजन में, कि भाई हम अपने बचाव में इसका इस्तेमाल करेंगे साक्ष्य में, तो वो भी नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। अगर आप उसका साक्ष्य में इस्तेमाल करोगे तो भी इसके लिए सजा है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि बालक से संबंधित जो अश्लील सामग्री है उसका आप किसी भी प्रकार से इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप उसे अपने बचाव के लिए साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल करते हो, बचाव के लिए, कि भाई बालक ही खराब है ना, ये देखो इसका वीडियो, बोले वीडियो में, बोले सब है, बोले हमने कोई जो जबरदस्ती नहीं की, बोले ये देखो वीडियो है। तो इस प्रकार का कार्य भी जो है दंडनीय है, ये याद रखना है। कहने का मतलब है कि आप अगर जिस सोच के वीडियो को रखे हुए हो, बालक से संबंधित कोई अश्लील, कि हम भाई साक्ष्य में जब कोई हमसे कहेगा तो हम दिखा देंगे कि भाई ये देखो वीडियो तो है, इसमें तो गलती बोले बालक की है, तो इस प्रकार से उस चीज को आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। कहने का मतलब ये है, इस प्रकार से आप उस चीज को इस्तेमाल नहीं कर सकते साक्ष्य के रूप में, बचाव के रूप में, ठीक है, याद रखना। अगर कोई व्यक्ति करता भी है तो फिर उसके लिए 3 साल तक का कारावास है, या फिर जुर्माना, या फिर दोनों से जो है दंडित किया जा सकता है। ये तो वो लोग हो गए जो स्टोरेज करते हैं, ये वो लोग हो गए जो पारेषण, प्रदर्शन करते हैं या साक्ष्य में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक व्यक्ति और होते हैं जो बिजनेस करते हैं, वाणिज्यिक प्रयोजन से काम करते हैं।
प्रयोजन, वाणिज्यिक प्रयोजन मतलब ये है कि ये लोग वो हैं जो बेचते खरीदते हैं, भाई इनका काम ही है ये इस प्रकार का काम बनाते हैं, फिल्में बनाते हैं, अश्लील साहित्य लिखते हैं और उससे ये पैसा कमाते हैं। वाणिज्यिक का मतलब होता है पैसा कमाना। तो ये पैसा कमाते हैं, उसमें अश्लील जो है बालकों के जो वीडियो वगैरह है वो उसका इस्तेमाल करते हैं, अश्लील साहित्य छापते हैं। तो ये लोगों के लिए कितनी सजा है? तो इन लोगों के लिए भी दो प्रकार की सजा है, प्रथम दोष सिद्धि, द्वितीय। तो प्रथम दोष सिद्धि पे इन लोगों को जो है 3 से लेकर के जो है 5 वर्ष तक का जो है कारावास है, 3 वर्ष से लेकर जो है 5 वर्ष तक का कारावास या फिर जुर्माने से जो है इनको दंडित किया जा सकता है। ठीक है, तो 3 से लेकर 5 वर्ष तक का इन लोगों को कारावास है। कौन से लोगों को? जो वाणिज्यिक प्रयोजन में बालकों का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बार 5 वर्ष का हो जाएगा न्यूनतम कारावास, 5 से लेके 7 हो जाएगा। तो दूसरी बार करते हैं तो 5 से लेके 7 वर्ष तक का इनको कारावास हो सकता है। तो प्रथम बार जब ये करेंगे तो इनको 3 से 5 वर्ष तक का कारावास होगा, दूसरी बार करेंगे तो 5 से 7 वर्ष तक का कारावास इनको हो सकता है। ठीक, अब सेक्शन 16 देखिए, इसमें केवल इतना ही है। सेक्शन 16 इधर लिखते हैं, सेक्शन 16 यह है दुष्प्रेरण। केवल सेक्शन ही याद रखना है, सेक्शन 16 में दुष्प्रेरण, जो बालकों से संबंधित किसी अपराध का कोई व्यक्ति अगर दुष्प्रेरण करता है। ठीक है, एक मिनट। सेक्शन 16 कहता है किसी अपराध का दुष्प्रेरण। किसी अपराध का दुष्प्रेरण का मतलब है इस अधिनियम से संबंधित कोई अपराध का अगर कोई व्यक्ति दुष्प्रेरण मतलब उकसाने वाला, खुद नहीं करता दूसरों से कराता है। दुष्प्रेरक कौन होता है? जो खुद काम ना करके दूसरों से कराता है, आपको भड़काएगा और क्या करेगा? वो काम आपसे करा लेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बहुत से लोग होते हैं जो अपना स्वार्थ निकालने के लिए आपको भड़काएंगे और आप उनकी बातों में आके वो काम कर दोगे, खुद नहीं करेंगे लेकिन आपको जरूर सलाह देंगे कि ऐसा करो। तो ये वो लोग होते हैं जो दूसरों को भड़का करके काम करते हैं। तो ये कौन है? दुष्प्रेरक। तो ये भी दोषी होते हैं, ये भी जो है दोषी होते हैं। इनका दंड कहाँ है? सेक्शन 17 में है इनका दंड। केवल इतना ही याद रखना, दुष्प्रेरण, क्योंकि वो अपन जानते हैं कि दुष्प्रेरण होता क्या है। नॉर्मली जो है दूसरे व्यक्तियों को उकसा कर करके जब कार्य कराया जाता है, कोई अपराध कराया जाता है, तो वो दुष्प्रेरण की श्रेणी में आता है। कार्य से मतलब यहाँ अपराध से है। नॉर्मली कार्य अगर आप किसी को नॉर्मल कार्य, सामान्य कार्य जो अपराध नहीं है उसका दुष्प्रेरण करते हो तो वो अपराध नहीं होता। लेकिन किसी ऐसे कार्य का आप दुष्प्रेरण करते हो जो अपराध है, जैसे कि इसमें पढ़े हैं पुण्य धारा, अगर उनका दुष्प्रेरण करते हो तो वो अपराध है। अगर वो कार्य मूल कार्य अपराध है तो उसका दुष्प्रेरण भी अपराध होगा। ठीक है, तो सेक्शन 17 में है दुष्प्रेरण के लिए दंड। अब दुष्प्रेरण के लिए दंड कितना होगा? भाई कोई पर्टिकुलर दंड तो दुष्प्रेरण के लिए तय किया नहीं जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि किस किस अपराध का दुष्प्रेरण किया उसने, उसी हिसाब से उसे सजा होगी ना। अगर धारा 4 का दुष्प्रेरण किया है तो उसको अलग सजा होगी, धारा 6 का किया तो उसको अलग होगी, धारा 8 का, 10 का, है ना, या धारा 15 का ये आप पढ़ रहे हैं इसका दुष्प्रेरण किया तो अलग अलग अपराधों का दुष्प्रेरण किया तो अलग अलग सजा होगी। इसीलिए कहते हैं इसमें हमेशा हर जगह यही रहता है कि दुष्प्रेरण के लिए कितनी सजा होगी? उस अपराध के लिए उपबंधित दंड, उपबंधित दंड की, उपबंधित दंड से जो है उसे दंडित किया जाएगा। उपबंधित दंड का मतलब ये है कि जो मूल अपराध में सजा दी गई है उसी सजा से दुष्प्रेरक को भी दंडित किया जाएगा। जो अपराध, जिस अपराध का उसने दुष्प्रेरण किया है उसमें जितनी भी सजा होगी उसी सजा से जो है दुष्प्रेरक को भी दंडित किया जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। अब उसके बाद आता है सेक्शन 18, किसी अपराध को करने के प्रयत्न के लिए देना। अब दुष्प्रेरण हो गया, अब होता है प्रयत्न। 18 ये कॉमन सेक्शन है, ये वाले तो दुष्प्रेरण, प्रयत्न, हालांकि बस अपन को ध्यान रखना ये कॉमन चीजें हैं क्योंकि सभी एक्टों में ये होती हैं। ठीक है, तो मोस्टली आपको कहाँ तक याद रखना? 15 सेक्शन तक आपको अच्छे तरीके से इसको याद रखना। बाकी फिर ये चीजें हैं कॉमन है, हर एक्ट में होती है। बस एक आपको जानकारी के लिए या ये कह लीजिए थोड़ा याद होना चाहिए एक्ट में, तो एक सीक्वेंस के रूप में आप याद कर सकते हो। लेकिन यहाँ तक 15 तक तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से इस एक्ट को याद रखना है। ठीक है, अब हो गया सेक्शन 18 प्रयत्न। प्रयत्न का मतलब क्या है? प्रयत्न का मतलब होता है अधूरा अपराध। अपराध तो करने जा रहे थे आप लेकिन पूरा नहीं कर पाए, किसी वजह से चूक गए, गलती हो गई, चूक गए, नहीं कर पाए, तो उसको अपन कहेंगे प्रयत्न। जब कोई अपराध पूर्ण नहीं हो पाता है, या कह लीजिए जब कोई कार्य से मतलब यहाँ अपराधी से है, नॉर्मल कार्य से नहीं होता है, जो काम अपराध है ही नहीं वो भी उसका प्रयत्न भी थोड़ी ना अपराध होगा। तो मान लीजिए कोई ऐसा अपराध है या ऐसा कार्य है जो अपराध की श्रेणी में आता है और उस कार्य को करने में अगर आप असफल रह जाते हो, पूर्ण नहीं कर पाते हो, तो वो क्या कहलाता है? वो प्रयत्न कहलाता है। तो सेक्शन 18 में
प्रयत्न है, इसमें प्रयत्न के लिए दंड इसी में दे रखा है सेक्शन 18 में। अगर कोई व्यक्ति प्रयत्न करता तो आजीवन कारावास या दीर्घतम अवधि का आधा। सीधा याद रखें, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास या दीर्घतम अवधि का आधा। मतलब इसमें आधी सजा होगी, कहने का मतलब ये 1/2 सजा। मतलब जो मूल अपराध में सजा, मान लो मूल अपराध में 10 वर्ष की सजा उदाहरण के लिए, तो आपको सजा होगी 5 वर्ष, या फिर जो है आजीवन कारावास का आधा। जो भी आजीवन कारावास है उसका मैक्सिमम, मान लो मैक्सिमम सजा आजीवन कारावास का आधा। अब आजीवन कारावास का अर्थ तो मृत्यु तक जेल में होता है, ये अपने आईपीसी में पढ़ा है। लेकिन क्या करेंगे तो वो दंडावधियों की भिन्न जो होती है उसके हिसाब से फिर जो है आजीवन कारावास का आधा कर लिया जाएगा। ठीक है, ऐसे अपराधों में आपने आईपीसी में पढ़ा है ना, दंडावधियों की भिन्न है, आजीवन कारावास को गिना जाएगा 20 वर्ष के तुल्य। ठीक है, तो ऐसे अपराध में 20 वर्ष मान लेंगे और उसका आधा हो जाएगा। तो या फिर दीर्घतम अवधि का, जो अधिकतम मैक्सिमम पनिशमेंट है उसका आधा, तो जितना भी मैक्सिमम पनिशमेंट हो, 20 वर्ष हो, 10 वर्ष हो, 5 वर्ष हो, तो उसका जो है जो भी सजा होगी उसका आधा। तो याद रखें कि जो मूल अपराध है, याद रखने वाला लायक बस इतना है कि उसकी आधी सजा से जो है व्यक्ति को जो है दंडित किया जाएगा। अब लायबिलिटी की बात आ जाती है। सेक्शन 19 जो है लायबिलिटी पे डिपेंड करता है, जिम्मेदारी पे डिपेंड करता है। जिम्मेदारियां हैं जी, अपराधों की रिपोर्ट करना, सीधा लिख देते हैं रिपोर्ट करना, रिपोर्ट करना, ये जिम्मेदारी का काम है, ये आप पे लायबिलिटी है। बालकों से संबंधित कोई अपराध होता है तो उसकी रिपोर्ट आप कहाँ करोगे, बात आती है ना कि कोई बालकों से संबंधित अपराध हुआ है तो उसकी रिपोर्ट कहाँ करेंगे, उसकी जानकारी किसको देंगे आप, है ना। तो उसकी रिपोर्ट जो है किसको करेंगे, किसको रिपोर्ट देंगे। तो याद रखें, इसमें 2 चीजें याद रखना कहाँ कहाँ आप रिपोर्ट कर सकते हो। एक तो विशेष किशोर पुलिस यूनिट को जो है आप रिपोर्ट कर सकते हो, विशेष किशोर पुलिस यूनिट, विशेष किशोर पुलिस यूनिट। अब एक चीज और बताते हैं, ठीक है, यूनिट ये हो गया, ये बनाई है विशेष किशोर पुलिस यूनिट। दूसरा स्थानीय पुलिस, स्थानीय पुलिस। देखिए, अब जो विशेष किशोर पुलिस यूनिट बनी हुई है, ये यहाँ पे आपको अगर पता है कि बालकों के लिए अलग से बना हुआ है तो वहां कर सकते हो, नहीं तो जो नॉर्मल पुलिस होती है वहां भी जो है आप जो है, अगर जब आपको पता पड़ता है कि अपराध हुआ है बालकों के संबंध में तो उसकी रिपोर्ट आप कर सकते हो। अब बात आती है कि भाई नॉर्मल आदमी को जैसे पता नहीं तो भाई थाने में कर लो, थाने में कर लो, कोई दिक्कत नहीं, थाने वाले रजिस्टर कर लेंगे, उसके बाद विशेष किशोर पुलिस यूनिट होता है उसको मामला अंतरित वो खुद ही कर देते हैं। तो आप कहीं भी जो है इसकी शिकायत कर सकते हैं, किसी भी पुलिस थाने में जाकर के शिकायत कर सकते हो। पुलिस वाले, अगर आपको नहीं पता, नॉलेज, हर किसी को नॉलेज नहीं रहता है कि भाई इसके लिए किसी विशेष किशोर पुलिस यूनिट भी होती है, ये चीजें हर किसी को नहीं पता है, तो थाने में जाके कर दीजिए। हर थाने में विशेष किशोर पुलिस यूनिट बनी रहती है, थाने में ही बनी रहती है, यूनिट बनी रहती है, उनको मामला जो है अंतरित कर दिया जाता है। तो इन दोनों में से किसी भी जगह जो है आप उसकी सूचना जो है कर सकते हो। सेक्शन 20 देखिए, सेक्शन 20 मामले को रिपोर्ट करने के लिए मीडिया स्टूडियो फोटो चित्रण सुविधाओं की बाध्यता, इसमें सीधा लिख रहा हूं बाध्यता, ये भी लायबिलिटी है 20 बाध्यता। ये किसकी बाध्यता है, ये मीडिया वालों की बाध्यता है। इसमें जो है मीडिया वालों की बाध्यता है, स्टूडियो कोई चलाता है उसकी बाध्यता है, फोटो खींचने वालों की बाध्यता के बारे में बताया। केवल इतना ही याद रखना है, इसमें कुछ इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। बाध्यता कौन कौन की है इसमें, इसमें मीडिया वालों की बाध्यता है। अगर मीडिया वाले, ऐसे नहीं, आपने नॉर्मली देखा होगा कोई अपराध हो रहा है, कुछ हो रहा है, मीडिया वाले लगे हैं फिल्म बनाने, कोई मर रहा है वो फिल्म बना रहा है, देखिए कैसे मर रहा है, कैसे तड़प रहा है, उनका यही काम रहता है। लेकिन ये कह रहा है कि अगर कोई मीडिया वाला है, अगर कोई बालकों के खिलाफ कोई अपराध हो रहा है तो उसकी बाध्यता है कि उसको उसकी रिपोर्ट करनी पड़ेगी, जानकारी देनी पड़ेगी। ये नहीं कि फिल्म बना रहा है बैठ के। किसी बालक के खिलाफ अगर कोई अधिनियम से संबंधित कोई अपराध हो रहा है, उसको जानकारी है तो उसको सूचना देनी पड़ेगी, बाध्यता है उसकी। इसी प्रकार स्टूडियो वाले हो गए, फोटो चित्रण सुविधाओं की देने वाले हो गए, अगर उनको पता है कि कोई अब आप कहोगे जी फोटो वालों को क्यों शामिल कर लिया। देखिए, मीडिया वालों को तो समझ में आ गया कि भाई मीडिया वाले कहीं गए भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनको ऐसा बालक मिला जिसके शोषण होता है, उसकी जानकारी उनको देने का कर्तव्य है, पुलिस वालों को उसकी जानकारी दें, रिपोर्ट करें, ये तो समझ में आता है। अब फोटो वालों को क्यों ले लिया, तो फोटो वालों को इसलिए ले लिया कि मान लीजिए आपने पढ़ा ना कि अश्लील चित्र वगैरह बालकों के कोई व्यक्ति खींचता है। अब
खींचता है तो वो घर पे तो उसको साफ कराएगा नहीं, बनवाएगा। अब वो फोटो में कहीं बनवाते जाता है, फोटो वाले को पता पड़ता है कि भाई ये बालकों के बनवाने आया है, बोले तुम्हें पैसे ज्यादा दे देंगे, बना दो। तो अब ऐसे में उनको भी हो सकता है कि जानकारी लग जाए, उनको लगी जानकारी तो उनकी भी क्या है, जिम्मेदारी है, ये नैतिक दायित्व है कि भाई, या मान लीजिए जो जो क्या कहते हैं, जहाँ भी फोटो बनते हैं, क्या कहते हैं, जहाँ भी फोटो बनते हैं, कुल मिला के फोटो चित्रण वाले हो गए या इनकी मशीन वगैरह लगाए रहते हैं जो लोग, लेबोरेटरी वगैरह क्या बोलते हैं उसे, तो उसमें जो है ये इन लोगों की ये बाध्यता है, जब भी इनको इस प्रकार का अपराध की सूचना मिलती है तो इसकी जानकारी ये लोग जो है किसको देंगे, ये लोग जो है इसकी जानकारी जो है ये पुलिस वालों को या स्थानीय पुलिस को जो है देंगे, ये बाध्यता है। अब बात आती कि मान लीजिए कोई जो है मीडिया वाला या आपके फोटो चित्रण वाले ये असफल रह जाते हैं, मामले की रिपोर्ट करने में विफल रहने पर, तो 21 में इसके लिए दंड है। 21 में दंड, सीधा लिख देता हूँ दंड, विफलता पे दंड है। विफलता पे मतलब है कि सूचना नहीं दी, बस पता था लेकिन नहीं दी, बोले कौन भेदे, तो उसके लिए भी दंड का प्रोविजन किया गया है। यानी कि ये बाध्यता जो है स्ट्रिक्टली है, आपको सूचना देनी ही पड़ेगी। अगर नहीं देते और आप बाद में पता पड़ता है कि आपने अगर जो है सूचना नहीं दी थी, जानबूझकर आप जानते थे, तो यहाँ भी सजा है। रिपोर्ट करने या अभिलिखित करने में विफल रहने पर पहले इसके लिए है कि अगर कोई व्यक्ति रिपोर्ट करने में असफल रहता है, रिपोर्ट नहीं करता, तो 6 या आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती तो 6 माह तक का कारावास या जुर्माना। इसमें अगर रिपोर्ट करने में असफल रहना या रिपोर्ट नहीं लिखना तो इसमें 6 माह तक का कारावास है। 6 माह तक का कारावास है या जुर्माना, या दोनों से जो है दंडित किया जा सकता है। और अगर मान लीजिए यही काम कोई कंपनी के द्वारा किया जाता है, कोई संस्था के भारसाधक व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो उसमें सजा 6 माह से बढ़कर हो जाएगी 1 वर्ष। अब बड़ा व्यक्ति है तो सजा भी बढ़ जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। मान लो ये कोई कंपनी था, कोई संस्था था, या संस्था का कोई भारसाधक व्यक्ति था, उसने ऐसा नहीं किया तो फिर सजा जो है 6 माह से बढ़कर के जो है 1 वर्ष हो जाएगी। ये याद रखना, ये सारी चीजें लायबिलिटी पे ध्यान रहते हैं। इसके बाद आती है सेक्शन 22। सेक्शन 22 जो है आपका क्या कहता है, सेक्शन 22, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ देख लीजिए सेक्शन 22। सेक्शन 22 कहता है मिथ्या परिवाद या सूचना के लिए। अब कई लोग झूठी सूचना कर देते हैं, मिथ्या परिवाद, मिथ्या सूचना या परिवाद, दोनों चीजें हैं, सूचना लिख दिया यहाँ, तो मिथ्या परिवाद करते हैं या मिथ्या सूचना देते हैं कोई व्यक्ति, तो इसमें जो है मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना देने के लिए जो है इसमें भी 6 माह का जो है सजा का प्रोविजन किया, 6 माह तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से जो है दंडित किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति झूठी सूचना देता है कि भाई अपराध हुआ है बालकों के खिलाफ, झूठी सूचना देता है तो 6 माह तक का कारावास है या जुर्माना है या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ये कौन के लिए, ये नॉर्मल, मान लीजिए कोई बालक के खिलाफ अपराध हुआ नहीं था, हमने कहा किसी को विधान आए, चलो झूठी खबर करवा लिखवा देते हैं कि इसने बालक का शोषण किया, तो ऐसे व्यक्ति को जो है 6 माह तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब मान लीजिए, ये तो व्यक्ति की बात हो गई कि किसी व्यक्ति ने झूठी सूचना लिखा दी। मान लीजिए कोई बालक है, वो अब आजकल बालक मोबाइल देख के चालाक, उन्होंने कहा चलो ये ऐसा कानून है, बोले हम किसी को बिधाते हैं, तो बालक ने झूठी सूचना लिखा दी, तो बालक को दंडित किया जाएगा? बालक को दंडित नहीं किया जाएगा, याद रखना, बालक को दंडित नहीं किया जाएगा। अगर कोई बालक झूठी सूचना लिखा भी देता है कि साहब मेरा इसने शोषण किया, जबकि कोई शोषण वगैरह नहीं किया, बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ, सारे तथ्य सामने आए, पता पड़ा कि बालक के खिलाफ कोई जो है, बालक ने के खिलाफ कोई जो है इस प्रकार का शोषण वगैरह नहीं हुआ है, तो बालक को दंडित नहीं किया जाएगा, ये याद रखना। ये केवल उन व्यक्तियों के लिए जो झूठी सूचना बालक के इस्तेमाल करते हुए लिखवा देते हैं, तो उनके लिए दंड है, लेकिन कोई बालक अगर झूठी सूचना लिखवाएगा तो बालक को दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये कौन सा है, सेक्शन 22। अब ये तो हो गई कि झूठी सूचना लिखा दिया आपने। अब मान लीजिए बालक के खिलाफ मिथ्या परिवाद कर देता है कोई व्यक्ति, बालक के खिलाफ ही कोई व्यक्ति झूठी शिकायत कर दे, अभी तो कोई झूठी सूचना दे रहा है कि बालक के खिलाफ अपराध हुआ है, अब कोई व्यक्ति जो है बालक के खिलाफ मिथ्या परिवाद करता है, झूठा फंसा देता है बालक को, झूठा जो है फंसा देता है कि ये बालक जो है अश्लीलता के उस कार्यों में बोले लिप्त है, बोले ऐसा कोई झूठा केस बालक के खिलाफ कर दिया। वहां तो बालक की झूठी सूचना दे रहा था, विधा रहा था कि किसी ने बालक के खिलाफ अपराध किया है, ठीक है, अब ये बालक को ही विधा रहा है, बालक के खिलाफ ही कोई झूठी जो है FIR लिखा रहा है,
तो ऐसे व्यक्ति को जो है कितनी सजा होगी, 6 माह से बढ़कर के सजा हो जाएगी 1 वर्ष तक की। तो 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने या दोनों से ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। इसमें 2 प्रकार की सजा है। एक तो बालक की जो है झूठी इत्तला देते हो, सूचना देते हो तो 6 माह है, और अगर बालक को ही बिधाते हो तो 1 वर्ष तक की सजा है, और बालक को इसमें दंडित नहीं किया जाएगा, याद रखना है। अब 23 में मीडिया की बाध्यता, ये सेक्शन पूछ लिया जाता है, बाध्यता है। किसकी बाध्यता? मीडिया की। स्पेशली सेक्शन बनाया कि मीडिया वालों की बाध्यता है ये। तो मीडिया वालों के लिए लायबिलिटी इसमें डाली गई है सेक्शन 23 में। ये कहता है ऐसी टीका टिप्पणी नहीं करेगा जिसमें ख्याति या निजता का हनन होता हो। ये मीडिया के लिए, ये मीडिया के लिए है, जो भी किसी भी प्रकार का मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सभी के लिए बाध्यता है कि मतलब इस प्रकार की देखिए अब मीडिया का काम क्या होता है, रिपोर्टिंग करना। तो ये कह रहे हैं कि रिपोर्टिंग तो करो लेकिन इस प्रकार की रिपोर्टिंग नहीं करो कि किसी व्यक्ति की जो है ख्याति या निजता का हनन हो, मतलब नाम वगैरह नहीं छापेंगे। वही बात इसमें कह रहा है कि जब भी इस प्रकार की कोई जो है घटना घटती है तो इसमें पहचान प्रकट नहीं करेंगे, ना बालक के बारे में जो है पहचान नहीं करेंगे, कोई फलाना बालक था उसका ये नाम है, या काल्पनिक नाम रहते हैं। जब भी इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं तो जो बालकों के जो है नाम काल्पनिक होते हैं, उसमें काल्पनिक नाम, काल्पनिक स्थान, सारी चीजें काल्पनिक जो है छाप सकते हैं, ये असली नाम नहीं छापेंगे बालक के बारे में, ठीक है। और अगर कोई उल्लंघन करता है, मान लो छाप देता है, कई बार हो भी चुका है कि भाई नाम बोल दिए, जोश जोश में आए बहस। आजकल जो है आपने देखा हुआ टीवियों में न्यूज कम, बहस ज्यादा आती है, क्योंकि लोगों को मनोरंजन चाहिए। आजकल आजकल लोगों को न्यूज नहीं चाहिए, मनोरंजन चाहिए। तो मनोरंजन के लिए क्या करते हैं वो, वही उनके रोज के रहते हैं एंकर टीवी, मतलब पार्टियों के भी वही रोज के रहते हैं, वही बैठ जाते हैं, रोज की रोज एक ही आदमी आगे बैठ जाते हैं, एक आध कोई नया ले आते हैं, बाकी वही उनके पेटेंट वही रहते हैं। उनसे शायद मेरे ख्याल से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते होंगे साल भर का कि भैया आप बैठोगे। तो वो लोग भाई बैठ जाते हैं आके, फिर उस पर कोई भी मुद्दा पकड़ लेते हैं, उस पर बहस चलती है। तो ये कह रहा है कि अब वो बहस चली, मान लो उस बहस चली, उस बहस में जो उसमें आके मान लीजिए कोई बालक का शोषण हुआ है, बालक के शोषण पे कोई मान लो बहस चला रहे हैं और जो उसमें आके बता दिए, तो उसके लिए भी फिर सजा है कि अगर मान लीजिए उल्लंघन कर देते हैं तो 6 माह तक से लेके जो है 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अगर मान लो नाम उजागर कर देते किसी भी तरीके से, चाहे जानबूझ के कर रहे हो चाहे आपने जोश में कर दिया हो, तो 6 माह से 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से जो है दंडित किया जाएगा। तो कुल मिला के ये पहचान को जो है गोपनीय रखने से संबंधित है कि मीडिया है, उनको जो है बालकों की पहचान को क्या रखना पड़ेगा, गोपनीय रखना पड़ेगा, उसकी पहचान को प्रकट करने का अधिकार नहीं है, ठीक। 24 में बालक के कथन को अभिलिखित किया जाना। अब चूंकि जो अपराध हुआ है तो कथन है ये, बालकों के कथन, जो बालकों की ये अब जो न्यायालय की प्रक्रिया आ गई कि कथन, तो जब अपराध होता है तो अब प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो प्रक्रिया पुलिस वालों से शुरू होगी। सबसे पहले जो है बालक के कथन लिए जाएंगे। कौन लेगा? तो इसमें याद रखना उप निरीक्षक पंथी, उप निरीक्षक पंथी का कोई पुलिस वाला, पुलिस वाला में भी कौन सा, महिला पुलिस, ध्यान रखना। उप निरीक्षक पंथी की महिला पुलिस द्वारा, इसके बयान कौन लिखेगा? उप निरीक्षक पंथी की महिला पुलिस द्वारा बालक के बयान लिखे जाएंगे। जैसे सीआरपीसी में भी ये प्रोविजन, यही प्रोविजन उठा के इन्होंने यहाँ रख दिया कि उप निरीक्षक पंथी की महिला पुलिस वाली द्वारा जो है ये कथन लिखे जाएंगे, इसके कथन लिखे जाएंगे। वो कहाँ लिखे जाएंगे? उसके निवास स्थान पे या उसकी पसंद के स्थान पर लिखे जाएंगे, मतलब थाने में नहीं लिखे जाएंगे। कहाँ लिखे जाएंगे? या तो बालक के घर जाओगे, या कहीं और बालक चाहता है कि वो कहीं और बयान देगा तो कहीं और, जहां भी उसका पसंद का स्थान हो वहां पर जाकर के उसके कथन लिखे जाएंगे। और इसमें ये भी याद रखें कि जो है वर्दी नहीं पहनेगी वो पुलिस वाली, जो पुलिस वाली इसके कथन लिखने जाएगी वो वर्दी नहीं पहनेगी, सिविल ड्रेस में जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अब ये कॉमन सी बात हो गई, जब भी वो कथन लिखेगी तो ये वेरीफाई कर लेगी कि आसपास जो भी अभियुक्त जिसने अपराध किया है उसका उससे संपर्क ना हो पाए, वो कहीं आसपास तो नहीं हो, क्योंकि वो आसपास होगा तो वो ढंग से बयान दे नहीं पाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें वो सुनिश्चित कर लेगी। इसके अलावा लिखा है कि रात्रि में पुलिस स्टेशन में बालक को नहीं रखा जाएगा। स्पेशली प्रोविजन किया गया है कि बालक को जो है, मान लो कभी कई बार ऐसा होता है थाने ले जाना पड़ा, जरूरत है, ठीक है, लेकिन एक स्पेशल प्रोविजन है कि भाई रात में नहीं रखा जाएगा, रात में किसी भी हालत में बालक को नहीं रखा जाएगा। इसके अलावा ये कह रहा है कि पहचान को संरक्षित रखा जाएगा। तो ये पुलिस वालों की भी जिम्मेदारी कि बच्चों की पहचान नहीं बताएंगे। ये लोग भी जब भी अपने जो है कथन वगैरह लिखेंगे तो भी ये पहचान को संरक्षित रखेंगे। ये नहीं कि मीडिया में आके भाषण देने लगे फलाना व्यक्ति था, फलाना बालक था, उसके संग ये अपराध हुआ, नहीं। तो ये पहचान को संरक्षित ये लोग भी रखेंगे, ठीक है।
याद रखेंगे। अब 25 से मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के कथन, यहाँ पुलिस वालों ने लिखी 24 में, ये भी कथन है, दोनों में कथन है, ये पुलिस द्वारा कथन है 24 में और ये मजिस्ट्रेट द्वारा कथन है। पहले पुलिस वालों ने कथन लिखे, भाई पुलिस वाले कथन लिखेंगे तभी तो मामला दर्ज करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो अब मान लीजिए पुलिस वालों ने कथन लिखे, इन्वेस्टिगेशन करा, चार्जशीट पेश कर दी न्यायालय में, या चार्जशीट पेश नहीं करी, मजिस्ट्रेट के समक्ष कराना है, क्योंकि आप जानते हो पुलिस के कथन के बयान की कोई वैल्यू नहीं होती, तो मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान, तो धारा 164 सीआरपीसी के अधीन यहाँ भी कथन लिखे जाएंगे। 164 में करवाते हैं ना पुलिस वाले कि भैया उनने कथन लिख लिए, और उसके बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है कथन लिखवाने जाते हैं ताकि वो पुष्टि हो जाए, पुख्ता हो जाए। तो मजिस्ट्रेट के समक्ष कथन लिखवाने के लिए जो है 164 सीआरपीसी के तहत जो है क्या करे जाएंगे, कथन लिखे जाएंगे, जैसे सीआरपीसी में लिखे जाते हैं 164 के तहत यहाँ कथन लिखवाए जाएंगे। दूसरी बात यहाँ स्पेशल ये जोड़ दी गई है कि अधिवक्ता की उपस्थिति में कथन लिखने की बात यहाँ लागू नहीं होगी। नॉर्मली 164 के बयान हो रहे हैं तो अधिवक्ता उपस्थित रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ ये कह रहा है कि जब 164 के कथन लिखे जाएंगे सीआरपीसी के तहत, तो भाई अधिवक्ता की उपस्थिति की अनिवार्यता वाली शर्त यहाँ लागू नहीं होगी, यानी बालकों को एकांत में जो ले जाके न्यायालय के द्वारा जो है कथन लिखे जा सकते हैं। अधिवक्ता की उपस्थिति में कथनों को लेखबद्ध करने वाली बात लागू नहीं होगी, यानी अधिवक्ता भी नहीं उपस्थित होगा, मजिस्ट्रेट साहब अकेले में लिखेंगे इसके कथन, माता पिता उपस्थित रह सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, बालक या माता पिता या प्रतिनिधि को इस ये आपके जो बयान है, बयानों की प्रतिलिपि दी जाएगी। स्वाभाविक सी बात है, ये तो कॉमन सी बात है कि मान लो जो कथन लिख जाते हैं न्यायालय द्वारा 164 के कथन लिख लिए जाते हैं, तो जो भी माता पिता हैं, जो भी बालक है, उनको जो कथन किए गए हैं उनकी एक प्रतिलिपि दी जाएगी कि ये बालक ने ये कथन किए हैं। ठीक है, 26 में जो है अतिरिक्त उपबंध कुछ दिए गए हैं कथनों के बारे में, तो इसमें कुछ याद नहीं लिखना आपको, अतिरिक्त उपबंध है, अतिरिक्त उपबंध। अतिरिक्त उपबंधों में बस इतना ही है कि वही पहचान, वही सारी जो अपने पढ़ा है ना कि अभियुक्त से पहचान ना हो पाए, ये सारी चीजें उसमें जो है बरती जाएंगी, बाकी कुछ नहीं है। 27 है चिकित्सकीय परीक्षा, अब डॉक्टर की परीक्षा होगी 27 में, यहाँ लिख देते हैं सेक्शन 27 चिकित्सकीय परीक्षा। अब मेडिकल की बात हो रही, कई बार होता है ना बालक के संबंध में अपराध हुआ है तो भाई उसका मेडिकल कराना पड़ेगा, तो यहाँ मेडिकल अनिवार्य है। ये कह रहा है चाहे एफआईआर हो चाहे परिवाद हो, मामला चाहे एफआईआर वाला हो चाहे परिवाद वाला हो, दोनों प्रकार के मामले हैं, चाहे मामला एफआईआर पे दर्ज हुआ हो चाहे मामला परिवाद पर दर्ज हुआ हो, दोनों मामलों में जो है बालकों की क्या की जाएगी, चिकित्सकीय परीक्षा की जाएगी। कैसे की जाएगी, सीआरपीसी की धारा 164 ए के तहत, सीआरपीसी की धारा 164 ए परीक्षण से संबंधित है ना, तो उस हिसाब से इनका परीक्षण किया जाएगा। जरूरी नहीं कि एफआईआर होगी तभी होगा, परिवाद पर भी मामला हो सकता है, तो परिवाद पर भी हुआ है तो भी, तो अगर मामला एफआईआर से शुरू हुआ है या परिवाद से शुरू हुआ है या नहीं किया गया, दोनों बातें, किसी भी तरीके से मामला हो, कुल मिला के किसी भी XYZ किसी भी तरीके से मामला शुरू हो, उसका चिकित्सकीय परीक्षण धारा 164 सीआरपीसी के तहत जो है कराया जाएगा। अब मान लीजिए बालक की जगह कोई बालिका है, तो ये स्वाभाविक सी बात है, अगर बालिका होगी तो महिला डॉक्टर जो है उसका चिकित्सकीय परीक्षण करेंगी। बालिका के मामले में कौन करेगा, महिला डॉक्टर करेगी। ठीक है, चिकित्सा परीक्षक बालक के माता पिता या ऐसे व्यक्ति जिस पर उसे विश्वास है की जाएगी, उनकी अनुपस्थिति में चिकित्सा संस्थान की नाम निर्देशित महिला उपस्थित होगी। देखिए अब यहाँ एक चीज और जुड़ी है कि चूंकि बालक है तो बालक का मेडिकल तो किया जाएगा, लेकिन किसकी उपस्थिति में, अगर बालक के माता पिता है और बालक चाहता है, जिसपे उसको विश्वास है कि माता पिता मेरे रहें, विश्वास माता पिता ही पे रहता है सबसे ज्यादा, तो वो अपने माता पिता की उपस्थिति में, उसके माता पिता की उपस्थिति में या उसका कोई अन्य रिश्तेदार हो सकता है उसकी उपस्थिति में उसका क्या किया जाएगा, मेडिकल किया जाएगा। अगर मान लीजिए बालक है, उसके ना तो माता पिता ना कोई रिश्तेदार है, तो फिर कौन की, फिर तो जो महिला चिकित्सा संस्थान होते हैं या जो डॉक्टर हॉस्पिटल होते हैं उसमें जो सबसे बड़ी डॉक्टर होती है महिला डॉक्टर, उसकी उपस्थिति में उसका चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा। अगर नहीं है तो, अगर मान लीजिए माता पिता नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है, बालक बिल्कुल लावारिस पाया गया, अब उसकी जो है मेडिकल हो रहा है, तो
जो चिकित्सा संस्थान है, जो हॉस्पिटल है, उसमें सबसे बड़ी महिला डॉक्टर जो होगी, सबसे हेड महिला डॉक्टर जो होगी, उस समय उपस्थित जो भी होगी वो, उसकी उपस्थिति में फिर उसका मेडिकल किया जाएगा। ये अपवादित परिस्थिति हो गई कि जब कोई है ही नहीं, माता पिता है ही नहीं, कोई है ही नहीं, उस स्थिति में जो है इस प्रकार से किया जाएगा। अब देखिए 27 हो गया आपका। उसके बाद देखिए 28, विशेष न्यायालय को अवहित किया जाना। ये तो आपको पहले ही बताया था 28 में विशेष न्यायालय। आप सीधा सीधा देख लीजिए। देखिए सेक्शन 28 में है विशेष न्यायालय। सेक्शन 28 विशेष न्यायालय को अवहित किया जाना। तो राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से प्रत्येक जिले में सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय घोषित करेगी। जी कॉमन सी बात है, सभी में होती। सेक्शन याद रखना, सेक्शन 28 में विशेष न्यायालय की स्थापना है और राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से जो सेशन न्यायालय होता है उसी को जो है क्या करेगी, विशेष न्यायालय के रूप में स्थापित करेगी, स्टेबलाइज करेगी। आगे कहता है परंतु बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 द्वारा विशेष न्यायालय घोषित किया गया है, तो अधिनियम के अनुसार विशेष न्यायालय समझा जाएगा। ये भी याद रखें कि बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम, ये लिखा है बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम है 2005। अगर उसके तहत कोई विशेष न्यायालय अलग से स्थापित किया गया है तो उसी को जो है इस अधिनियम के तहत भी विशेष न्यायालय समझ लिया जाएगा। मतलब उसी को पावर दे दी जाएंगे, अलग से स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है। या कह लीजिए कि जो अब जब पहले से ऑलरेडी विशेष न्यायालय बालकों के संबंध में किसी भी कार्य कर रहा है तो उसी को इस अधिनियम के तहत भी विशेष न्यायालय बना दिया जाएगा। नहीं है तो फिर राज्य सरकार मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से जो है सेशन आपके जो सेशन न्यायालय होते हैं उन्हीं को क्या कर देगी, विशेष न्यायालय घोषित कर देगी। ठीक है। विशेष न्यायालय किसी अन्य अपराध का भी विचारण कर सकता है जो दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार आरोपित की। कॉमन सी बात है। मतलब इस अधिनियम के तहत अगर कोई अपराध किसी ने किया है तो उन अपराधों का तो विचारण करेगा ही करेगा न्यायालय, विशेष न्यायालय। अगर मान लीजिए कोई अन्य अपराध बनता है, पहले ही कहा ना कि भाई मान लो आईपीसी लग रही तो आईपीसी का भी बन जाएगा, तो उन अपराधों का भी विचारण साथ साथ कर सकता है। अगर इस अधिनियम के तहत अपराधों का विचारण कर रहा है और अन्य कोई अपराध बनता है तो उसका भी विचारण जो है विशेष न्यायालय कर सकता है। आगे कहता है विशेष न्यायालय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 बी के अधीन भी मामलों का विचारण कर सकता है। 67 बी के अधीन वो अश्लील साहित्य वगैरह जो बालकों से संबंधित तो उसका भी जो है विचारण, चूंकि बालकों से संबंधित है तो उसका भी विचारण जो है विशेष न्यायालय कर सकता है। 29 से कतिपय अपराधों के मामलों में उपधारणा प्रिजम्पशन है। 29 में केवल इनको सुन लीजिए, इनको लिखेंगे नहीं। 29 में प्रिजम्पशन है, 29 में उपधारणा है। तो ये तो आप जानते हो कि बालकों से संबंधित जब कोई अपराध होता है तो जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित ना कर दिए जाए न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसा अपराध आपने किया है। मतलब उपधारणा करेगा, मान के चलेगा। यानी सबूत का भार एक तरीके से आरोपी पे है, जिसने पे आरोप लगा उसी पर सबूत का। अगर बालक कहता है उसके संग अपराध हुआ है तो न्यायालय मान लेगा हाँ उसके संग अपराध हुआ है। अब आप सिद्ध करो कि भैया आपने अपराध नहीं किया है। ठीक है। तो कतिपय अपराधों के मामले में उपधारणा कर सकता है। उपधारणा करेगा जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित ना कर दे। जहां भी उपधारणा करने की आवश्यकता है वहां न्यायालय उपधारणा करेगा। ठीक है। न्यायालय मान लेगा। उपधारणा पहले ही बताया, एविडेंस में भी उपधारणा सबूत के भार को कम कर देती है और कुछ नहीं होता इससे। उपधारणा सबूत के भार को कम कर देती है। कई नॉर्मल मामलों में ये होता है कि आप अगर न्यायालय से चाहते हो कि सामने वाले व्यक्ति ने चोरी करी तो आप ही को सिद्ध करना है कि उसने चोरी करी, है ना। लेकिन जब उपधारणा न्यायालय ने कर ली कि नहीं आप सही कह रहे हो, हमने मान लिया आप सही हो, तो फिर कौन साबित करे, फिर वो अपने सामने वाला अपनी निर्दोषता साबित करेगा। यही अंतर आता है बस। अब 30 है आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा। 30 में आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा। तो 29 और 30 दोनों में उपधारणाएं हैं। इसमें सामान्य कुछ अपराधों के बारे में उपधारणा और 30 में जो है आपराधिक मानसिक दशा की जो है उपधारणा है, मानसिक दशा की। इसमें भी न्यायालय उपधारणा करेगा जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित ना कर दे। आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा का मतलब है कि हाँ आपने किया है, मानसिक दशा आपकी थी कि आप अपराध करना चाहते, तो जी मानसिक दशा की उपधारणा। 31 है विशेष न्यायालय के समक्ष कार्रवाई को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का लागू होना। ये सिंपल से ये प्रोविजन कहा गया कि जो स्पेशल कोड है इस अधिनियम के तहत उन पर भी सीआरपीसी का जो प्रोसीजर है वो लागू होगा। विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन का संचालन करने वाले व्यक्ति को क्या समझा जाएगा, लोक अभियोजक समझा जाएगा। तो सीधा सीधा 31 में ये कहा गया है कि विशेष न्यायालय के समक्ष जो भी कार्रवाई होंगी वो सीआरपीसी के अनुसार, मतलब प्रोसीजर लॉ क्या होगा, सीआरपीसी ही होगा और सीआरपीसी के जैसे ही मामले निपटाए जाएंगे। और विशेष न्यायालय के समक्ष जो व्यक्ति जो है अब मामले का संचालन करेगा उसे जो है क्या समझा जाएगा, लोक अभियोजक समझा जाएगा। ठीक है। अब 32 में है जो है विशेष लोक अभियोजक की स्पेशली जो है नियुक्ति की बात कही गई।
ठीक है, विशेष न्यायालय की में जो लोक अभियोजक की बात की गई है 32 में। जब विशेष न्यायालय होता है तो विशेष न्यायालय में जो लोक अभियोजक होता है उसके नाम के आगे भी विशेष लग जाता है, तो विशेष लोक अभियोजक जो है मामले का संचालन करेगा। सेक्शन 32 ये कहता है राज्य सरकार विशेष न्यायालय के लिए एक विशेष लोक अभियोजक की भी नियुक्ति करेगी। कौन करती है? राज्य सरकार। कितना अनुभव होना चाहिए? 7 वर्ष का उसको जो है अनुभव होना चाहिए, वकालत के रूप में या अधिवक्ता के रूप में। तो ऐसा व्यक्ति जिसको 7 वर्ष तक का अनुभव है उसे विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है। और सीआरपीसी की जो परिभाषा विशेष लोक अभियोजक की वो यहाँ भी लागू होगी, अलग से कोई परिभाषा नहीं है। तो सीआरपीसी में जो विशेष लोक अभियोजक की परिभाषा दी है वो यहाँ भी लागू होगी। 33 में विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और शक्तियां। 33 में क्या है? प्रक्रिया और शक्तियां। तो आप जानते हो कि सेशन न्यायालय, विशेष न्यायालय कौन है? सेशन न्यायालय। और सेशन न्यायालय में मामले कैसे जाते हैं? कमिट होकर के जाते हैं, रेफर होके जाते हैं ना, कमिट होकर के जाते हैं। लेकिन यहाँ लिखा है सुपुर्द किए बिना परिवाद पर या पुलिस रिपोर्ट पर मामले का संज्ञान ले सकता है। यहाँ ये प्रोविजन स्पेशली किया गया है कि भाई विशेष न्यायालय जो है जरूरी नहीं कि मामला उसको कमिट होकर के ही आए, वो डायरेक्ट मामले का संज्ञान ले सकता है, और बाकी तो लेता ही है। तो सुपुर्द किए बिना वो परिवाद पर या पुलिस रिपोर्ट पर, तीनों तरीके से वो मामले का संज्ञान ले सकता है। पुलिस रिपोर्ट या परिवाद पर तो ले ही सकता है, साथ ही साथ नॉर्मल समझने वाली बात इतनी है कि सुपुर्द किए बिना भी जो है मामले का संज्ञान ले सकता है। यानी डायरेक्ट न्यायालय को पता पड़ा कि कोई अपराध बालक के खिलाफ हुआ तो स्वयं मामले का संज्ञान ले सकता है। सामान्यतः सेशन न्यायालय स्वयं मामले का संज्ञान नहीं लेता। सामान्यतः कुछ एक आधा अपवाद जरूर है, लेकिन सामान्यतः नहीं लेता, कमिट होकर के जाते हैं। अब सेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि विशेष न्यायालय ही, सेशन न्यायालय ही तो विशेष न्यायालय है, इसीलिए। 34 बालकों द्वारा अपराध किए जाने और विशेष न्यायालय द्वारा आयु का अवधारण करने के मामले में प्रक्रिया। अब कह रहा आयु का अवधारण। कई बार ऐसा होता है कि बालक की ये दिक्कत तब आती है जब बालक की आयु मान ली 18 है कि उससे ज्यादा है, क्योंकि 18 से ज्यादा होगी तो फिर नहीं लगेगा ये एक्ट, है ना। तो ऐसे मामले में आयु का अवधारण करना है, तो कैसे किया जाएगा? तो आयु के अवधारण के लिए हमने किशोर जुबिलेंट वाला जो है एक्ट पढ़ा था बालकों का, किशोर न्याय अधिनियम 2015, उसी के अनुसार जो है बालक की आयु का अवधारण किया जाएगा। किशोर न्याय अधिनियम के जो है नियम जो है बालक की आयु के अवधारण के मामले में लागू होंगे। यदि प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति बालक है या नहीं, इस प्रश्न का अवधारण विशेष न्यायालय द्वारा स्वयं का समाधान करने के पश्चात ही किया जाएगा। मतलब अगर प्रश्न उठता है पहले कि भाई ये बालक ही नहीं है, वकील यही चाहता है कि उसको बालक ना घोषित करो, तो ये एक्ट हट जाएगा। तो जब ये प्रश्न उठता है तो न्यायालय सबसे पहले अपना समाधान करेगा कि वास्तविकता में ये बात सत्य है ये नहीं है। क्योंकि अगर वो बालक नहीं होगा, मान लो एक दिन भी बड़ा हुआ, तो फिर उस पर से ये एक्ट हट जाएगा। जो भी अपराधी है जिसने अपराध किया उससे ये एक्ट हट जाएगा, भले ही दूसरा अपराध बनता रहे लेकिन ये एक्ट हट जाएगा। तो ऐसे में न्यायालय अपना समाधान करेगा और किशोर न्याय अधिनियम के तहत जो है उसकी आयु का अवधारण किया जाएगा। ठीक है, तब जाकर आगे कार्रवाई होगी। पहले आयु का फैक्टर क्लियर हो जाए, उसके बाद जो है आगे कार्रवाई होगी। 35 कहता है बालकों के साक्ष्य को अभिलिखित और मामले का निपटारा करने की अवधि। तो ये कह रहा है कि बालकों का जो साक्ष्य एविडेंस है वो कितने दिनों में लिखा जाएगा? तो इसमें लिखे संज्ञान लिए जाने के 30 दिन के भीतर जो है बालकों का साक्ष्य जो है न्यायालय के द्वारा लिख लिया जाएगा। जो भी वो गवाही देता है, जो भी साक्ष्य देता है, 1 वर्ष की अवधि के भीतर विचारण भी पूरा कर लिया जाएगा। तो इसमें समय अवधि भी दी है, लिमिटेशन है इसमें कि 30 दिन के भीतर जो है आपका जब पुलिस रिपोर्ट या संज्ञान मजिस्ट्रेट ले लेते हैं, मजिस्ट्रेट साहब संज्ञान ले लेते हैं, तो संज्ञान लेने के 30 दिन के भीतर जो है बालकों के कथन को अभिलिखित कर लेंगे और पूरी कार्रवाई, पूरा मामला को जो है 1 वर्ष के भीतर जो है पूरा किया जाएगा। ठीक है, मतलब 1 वर्ष के भीतर केस ही खत्म कर दिया जाएगा। कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि 1 वर्ष लिखा तो भाई 1 वर्ष ही, कुछ कई बार हो सकता है, कुछ वजह हो सकती है डिले करने के, तो उसमें कारण देखने पड़ते हैं, लेकिन नॉर्मली है कि 1 वर्ष के भीतर मामला खत्म हो जाएगा। सेक्शन 36 से साक्ष्य देते समय बालक का अभियुक्त को ना दिखाना। ये आप जानते हो, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की होगी। अब तो वीडियो कॉन्फ्रेंस हो जाता है तो एक तरफ जो है बालक तो जो है अभियुक्त को देख सकता है, लेकिन अभियुक्त बालक को नहीं देख सकता है। तो ये कह रहा है कि जब भी साक्ष्य लिया जाएगा तो मतलब ऐसा नहीं कि अभियुक्त भी खड़ा हुआ, बालक खड़ा, फिर उसके सामने, ऐसा नहीं होगा, अलग अलग साक्ष्य लिए जाएंगे। तो ऐसे में क्या करते हैं, आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा हो गई, तो ऐसे में क्या हो जाता है कि अभियुक्त तो थाने में ही रहता है, अभियुक्त जेल में ही है, थाने में है, जेल में है, मान लीजिए थाने में कहीं भी है, तो उसका वीडियो कॉन्फ्रेंस करा दिया जाता है और वो उधर से बालक देख लेता है उसे, लेकिन वो बालक को नहीं देख पाता, मजिस्ट्रेट साहब भी देख रहे होते हैं। तो ऐसे में साक्ष्य लिए जाते हैं, मतलब बालक को वो नहीं देख पाता, क्योंकि अगर वो बालक को देखेगा या बालक के सामने होगा तो स्वाभाविक सी बात है, हो सकता है कि बालक डर के मारे साक्ष्य ना दे, है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि सामना नहीं कराया जाएगा, कहने का मतलब है। अब ये किसी भी प्रकार से हो सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो या अलग अलग जो है उसका जो है साक्ष्य लिया जाए, तो आमना सामना नहीं होगा।
37 विचारण बंद कमरे में संचालन। 37 ये तो आप जानते हो कैमरा ट्रायल होते हैं, ये जो किशोर न्याय अधिनियम से संबंधित जो भी मामले होते हैं वो बंद कमरे में कार्रवाई की जाती है। इसमें केवल दोनों पार्टियों के वकील और जो उनके माता पिता हैं वो उपस्थित रहते हैं, इसके अलावा कोई इसमें उपस्थित नहीं हो सकता। ठीक है, गेट लग जाते हैं। आपने देखा हो कोर्ट जाते हो, आपने देखा हो पॉस्को की कार्रवाई चल रही होगी, बाहर उनका पुलिस वाला खड़ा हो जाता है गेट पे और गेट बंद कर दिए जाते हैं, अंदर केवल पार्टी के लोग रह जाते हैं। पार्टी के लोग मतलब दोनों पक्षों के लोग रह जाते हैं जो मामले से जुड़े हुए हैं, बस उन्हीं के रहते हैं, उसके अलावा और कोई इसमें नहीं रहता है। और विचारण बंद कमरे का मतलब यही है कि कार्रवाई गुप्त रूप से होती है, उसका प्रकाशन भी नहीं होता जब तक न्यायालय अनुमति ना दे। ठीक है। 38 है, बालक का साक्ष्य अभिलिखित करते समय किसी दुभाषी या विशेषज्ञ की सहायता लें। ये कॉमन सेक्शन है कि भाई कई बार ऐसा होता है बालक की भाषा समझ में नहीं आती तो ट्रांसलेटर की जो है मदद ली जा सकती है जो उसकी भाषा को समझता हो। तो केवल 38 में इतना सा है, बाकी कुछ नहीं है। 39 है, विशेषज्ञ आदि की सहायता लेने के लिए बालक के लिए मार्ग निर्देशन। जो विशेषज्ञ की सहायता के लिए दिशा निर्देश जो है राज्य सरकार तय करती है कि राज्य सरकार बालक की सहायता देने के लिए पूर्व विचारण या विचारण प्रक्रम पर संयोजित करने के लिए मार्ग निर्देशन तैयार करेगी कि भाई बेरबल की सहायता कैसे की जाएगी, विशेषज्ञ उसकी सहायता कैसे की। तो एक तरीके से दिशा निर्देश रेगुलेशन वगैरह जो है विशेषज्ञ के लिए जो है राज्य सरकार तय करती है। मतलब जब विशेषज्ञ आएगा तो उसका मानदेय भी तय करना पड़ेगा, भी विशेषज्ञ को कुछ ना कुछ मिलेगा ना, कैसे मदद करेगा, क्या दिशा निर्देश होंगे, तो वो सारी जो है राज्य सरकार तय करती है। 40 सेक्शन देखिए, 40 कहता है विधिक काउंसिल की सहायता लेने का बालक का अधिकार। विधिक काउंसिल की मतलब विधिक काउंसिल की सहायता लेने का इसमें बालक को अधिकार है। अगर बालक चाहे तो विधिक काउंसिल की मदद ले सकता है। इसमें लिखा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 301 के परंतु के अधीन बालक या कुटुंब का संरक्षक अपनी पसंद का विधिक काउंसिल की सहायता लेने के लिए हकदार हो। मतलब अपनी पसंद के कोई भी विधिक काउंसिल, कोई भी वकील 301 के तहत अगर है, सीआरपीसी के तहत अगर नहीं हो पा रही है उनकी व्यवस्था, तो 301 के तहत जो है उनकी विधिक काउंसिल लेने की जो है बालक या उनके माता पिता सहायता अगर लेना चाहें, विधिक रूप से कई बार लगता है ना बालक उसके माता पिता को कि हमें सहायता मिलनी चाहिए, तो वो ले सकते हैं अपनी पसंद की। यदि मान लीजिए व्यय उठाने में असमर्थ होते हैं, कई बार तो ये होता है कि भाई आप वकील कर सकते हो, विधिक काउंसिल वकील भी आ जाते हैं, आप वकील कर सकते हो, भाई वकील कर लो, पैसे वाले हो। कई बार ऐसा होता है कि पैसे वाले नहीं है, नहीं कर पा रहे, पैसे नहीं है, तो फिर कौन पैसे का खर्च उठाएगा? इनका विधिक सेवा प्राधिकरण का नाम सुना होगा आपने, वही लोग इनका खर्चा उठाएंगे, ऐसे बालकों का जो अपना विधिक व्यय जो है पूरा करने में सक्षम नहीं है, तो विधिक सेवा प्राधिकरण वाले फिर इसका खर्चा उठाएंगे। 41 है, कतिपय मामलों में धारा 3 और धारा 13 तक के उपबंधों का लागू ना होना। ये कह रहा है जब ऐसी चिकित्सकीय परीक्षा या चिकित्सकीय उपचार उसके माता पिता या संरक्षक की सहमति से किए जा रहे हो, तो ये कह रहा है धारा 3 से 13 तक के उपबंध लागू नहीं होंगे। कब? जब माता पिता की सहमति से या माता पिता की द्वारा जो है बालक का चिकित्सकीय परीक्षण कराया जाता है, तो धारा 3 से लेकर 13 तक के प्रोविजन लागू नहीं होंगे। किस मामलों में? कब? जब माता पिता स्वयं ही उसका परीक्षण कराने पहुंच जाते हैं, तो उन मामलों में या लागू नहीं होंगे। 42 में अनुकल्पित दंड, इस अधिनियम के अधीन या भारतीय दंड संहिता के अधीन मात्रा से गुरुतर गुरुतर है। अनुकल्पित दंड लिखा है कि इस अधिनियम के अधीन या भारतीय दंड के अधीन मात्रा से गुरुतर है, मतलब एक्स्ट्रा में है, अधिक है। गुरुतर दंड से जो है दंडित किया जा सकता है कुछ मामलों में। अनुकल्पित दंड मतलब मान करके चले जाता है, अनुकल्पित दंड लगाया जा सकता है कोई दंड के अतिरिक्त। अनुकल्पित मतलब अतिरिक्त हो सकता है। अनुकल्पित का मतलब अतिरिक्त है, इसका मतलब देखिए सीधे सीधे समझिए सिंपल भाषा में। अनुकल्पित दंड का मतलब होता है कि मान लीजिए मैंने बताया ना कि मान लो इस अधिनियम के तहत कोई अपराध किया, अब वही अपराध मान लो आईपीसी में बन रहा है, कोई दूसरा अपराध उसी के जैसा कोई दूसरा अपराध बन रहा है, तो मतलब एक अपराध दो धाराओं में आ रहा है, एक तो आईपीसी में भी आ रहा है ये मान के चलिए, और यहाँ भी आ रहा है ये मान के चलिए कि आपका जो है इस एक्ट के अधीन भी वो अपराध आ रहा है और आईपीसी के भी अधीन अपराध आ रहा है। अब ऐसे में जो है दो प्रकार की सजाएं मिलने देखने को आपको मिलेंगी, एक सजा आपको आईपीसी में देखने को मिलेगी, एक सजा आपको इसमें देखने को मिलेगी। अब ऐसी स्थिति में ये कह रहा है कि कौन सा दंड दिया जाएगा, तो ये कह रहा है जौन सा भी ज्यादा होगा, अगर आईपीसी में ज्यादा होगी तो उस सजा से दंडित किया जाएगा और इसमें ज्यादा होगी तो इससे दंडित किया जाएगा। कहने का मतलब ये उन दोनों में से जो भी बड़ी अवधि का दंड हुआ उससे दंडित किया जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है। 42 से क्या कहता है? 42 से कहता है अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में ना होना। ये तो आप जानते हो कि अधिनियम का अन्य विधि के अल्पीकरण में नहीं होना। ऐसा नहीं कि आईपीसी आ गई तो ये इसका अल्पीकरण हो जाएगा या हो जाएगा, ये उस पर अभिभावी रहेगी, उसके साथ साथ मिल करके चलेगी, उस पर ये लागू होगी। ठीक है।
43 अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता, ये सिंपल सी बात है। 43 में जो केंद्र और राज्य सरकार का जो है दायित्व है कि जनता के बीच में प्रचार प्रसार करें बालकों से संबंधित अपराधों के बारे में। 44 है अधिनियम के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग। तो बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 3 के अधीन गठित कोई आयोग वगैरह वो इसकी मॉनिटरिंग वगैरह करेगा। बालक अधिकार संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग। मॉनिटरिंग का मतलब होता है देख रेख करना कि भाई अधिनियम ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अधिनियम के तहत जितनी भी संस्थाएं जितनी भी सुविधाएं दे रखी है वो ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही, तो इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। 45 में केंद्र सरकार की इसमें नियम बनाने की शक्ति दे रखी है। इस अधिनियम के तहत जो नियम है केंद्र सरकार बनाता। 46 में कठिनाइयों दूर करने की शक्ति दे रखी है कि जब ये अधिनियम पारित किया जाता है तो इस अधिनियम से संबंधित अगर मान लीजिए कोई दिक्कत वगैरह आती है तो उसको 2 वर्ष के भीतर भीतर ठीक किया जा सकता है। ठीक है, केवल इतने ही इसमें जो है सेक्शन है। एक मिनट, हाँ 45 नियम बनाने की केंद्र सरकार की शक्ति और 46 में कठिनाइयों को दूर करने की जो है इसमें जो है शक्तियां दे रखी है। अब कौन सा एक्ट पढ़ेंगे? कल से जो पढ़ेंगे अपन घरेलू हिंसा पढ़ेंगे। कल पढ़ेंगे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है कल पढ़ेंगे। उसके बाद जो है गर्भधारण वाला पढ़ना है। ठीक है, तो घरेलू हिंसा जो है इसके बाद जो है कल से शुरू करेंगे। ठीक, आज बस इतना ही।